हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम देखते हैं। जर्मनी का जो एकीकरण है, अगर हम ये जानें कि जर्मनी जैसा आज वर्तमान में देश नज़र आ रहा है, क्या 18वीं शताब्दी में वैसा ही देश था? ऐसा नहीं है। जर्मनी जो है वो लगभग 300 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। जोग्राफिकली अगर हम उसे देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी जो पोर्शन है जर्मनी का, उसमें प्रशा, सैक्सनी, फ्रैंकफर्ट, हनोवर इस तरह के राज्य थे। मध्य में राइनलैंड कह सकते हैं और दक्षिण में बवेरिया, बुटेनबर्ग, बादेन, हेम्सडार्मस्टाट। ओके, आप देखिए इस मानचित्र में आपको नज़र आ रहा है, उत्तर में ये सारे शेल्स्विंग, हॉलस्टाइन, हनोवर, मध्य में राइनलैंड वगैरह और दक्षिण में बवेरिया, और ये इसके पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, रूस, इधर नीचे फ्रांस आपको मिलेगा। तो देखिए अब जर्मनी के एकीकरण में समस्याएं क्या थी। किसी भी देश के एकीकरण में कुछ सहायक तत्व होते हैं, कुछ उसमें समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो जर्मनी था वो खुद, उसके जो स्टेट्स थे उन खुद में कोई ज़्यादा गहरी समानताएं नहीं थी। चाहे इकोनॉमिकली देखें, चाहे सोशली, चाहे पॉलिटिकली, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे आपस में। दूसरी चीज़, यूरोप की जो बहुत सारी पावर्स थी, आपको ध्यान होगा 1815 वियना कांग्रेस, और इसका मेन जो क्रेडिट जाता है वो ड्यूक मेटरनिख, ऑस्ट्रिया के चांसलर को। तो जो यूरोप के जो रूढ़िवादी शासक थे वो भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में इस तरह का कोई राष्ट्र राज्य का उदय हो, और उसके बाद ये जो जनतांत्रिक या नागरिक अधिकारों की लहर दूसरे देशों में भी जाए। तो यूरोपीय जो शक्तियां हैं, बेसिकली फ्रांस, इंग्लैंड, ये जो हैं ये भी जर्मनी में रुचि दिखा रही थी, स्पेशली जो नॉर्दर्न जो पोर्शन है इसका, उत्तरी, उसके अंदर। साथ ही साथ ये जो जर्मन राज्य थे उनकी सैन्य शक्ति भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, शिथिल थी, कमज़ोर थी। जनता में जागृति का बहुत बड़ा अभाव था। जनता जिस तरह से अपने स्टेट्स में, राज्यों में रह रही थी उसमें खुश थी। उनके अंदर कोई अभी ज़्यादा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार नहीं हुआ था। साथ ही साथ जो हमने अभी मानचित्र में देखा, ऑस्ट्रिया जो इसके लगभग दक्षिण में है, ऑस्ट्रिया जो है वो अभी मेटरनिख, मैंने आपको बताया, बहुत शक्तिशाली तरह से उसने 1815 का वियना कांग्रेस किया था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। तो वो पूरे यूरोप की एक तरह से गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते थे, अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। तो उनका हस्तक्षेप था जर्मनी में, और साथ ही साथ जो ईसाई धर्म के धार्मिक गुरु हैं पोप, उनका भी प्रभाव था जर्मनी के दक्षिणी हिस्सों पर। तो इस तरह से बहुत सारे तत्व थे जो इस एकीकरण में बाधा बने हुए थे। ये आपको इसका मानचित्र नज़र आ रहा है, ये ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी में पूरा अपना हस्तक्षेप बनाया हुआ है। इधर से फ्रांस है, वो करेगा, देखिए ऊपर से डेनमार्क करेगा। आइए हम देखते हैं। अब एकीकरण में कुछ ऐसे तत्व भी थे जो हेल्पफुल थे, जो मददगार साबित हुए। सबसे पहले हम देखिए जाल्वेराइन शुल्क संघ, कस्टम यूनियन। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि प्रशा, जर्मनी जो है, जर्मनी आप देखिए मानचित्र में, जर्मनी में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य, उनमें सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली था प्रशा। प्रशा की सेना, प्रशा क्षेत्रफल, एरिया वाइज, शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसको याद रखें। और आगे प्रशा ही जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी लेगा। ओके, तो हम बात करें जाल्वेराइन। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि जाल्वेराइन एक शुल्क संघ था। हमने पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, न्यूरेमबर्ग से हेम्सबर्ग जाने पर एक व्यापारी को 11 जगह कस्टम ड्यूटी यानी चुंगी कर देना पड़ता था। जितनी वस्तु आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत के 5% आपको प्रत्येक स्थान पे देना है, और इस तरह से 11 प्लेसेस पे आपको देना है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 5% देना है, तो आपको प्रत्येक स्थान पे, एवरी स्टेट में आपको 5 देना है, 5 रुपीज़, और इस तरह से 55 रुपीज़ आपके टैक्स के बन गए। तो अगर वस्तु की कीमत 100 है
तो 100 + 55 = 155। कहने का मतलब ये है कि वस्तु बहुत महंगी बन जाती थी और इससे जो ट्रेडर्स थे उनको बड़ा नुकसान होता था। तो प्रशा ने ये देखा कि इस तरह से जर्मनी की इकोनॉमी यानी जर्मन जो राज्य हैं वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, तो उसकी पहल पे ये 1834 में जालवेराइन शुल्क संघ कस्टम एसोसिएशन बना था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो जालवेराइन शुल्क संघ बना, इसने इकोनॉमिकली जो है, ये एक आर्थिक संधि थी, इकोनॉमिक ट्रीटी, इसने इकोनॉमिकली जर्मन स्टेट्स को थोड़ा मजबूत बनाया। अब व्यापार पहले से बेहतर हो गया, व्यापारी खुश हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन में आसानी है, लोगों की मोबिलिटी गतिशीलता बढ़ रही है। तो इस जालवेराइन शुल्क संघ ने क्या किया, जो लोगों के रीजनल डिफरेंसेस से क्षेत्रीय प्रभाव जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थे, धीरे धीरे उन प्रभावों को कम कर दिया। उनको कम करने में ये हेल्पफुल रहा। क्यों? क्योंकि अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मर्चेंट्स जा रहे हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको स्प्रेड कर रहे हैं। तो लोग अपने रीजनल डिफरेंसेस को बुलाकर एक राष्ट्रीय तरह के एक मंच पर आ रहे हैं, वो जहाँ वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को, रीजनल वैल्यूज़ को, कल्चर को छोड़कर एक साझा अपनी भावना को विकसित कर रहे हैं। और इस जालवेराइन ने इन रीजनल अफेयर्स को कम करने के साथ साथ जर्मन के जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी तत्व हैं उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी। तो धीरे धीरे जालवेराइन जो शुल्क संघ है, जो बेसिकली तो इकोनॉमिक था और प्रशा इसका लीडर था, बट धीरे धीरे इस आर्थिक विकास ने राजनीतिक एकीकरण का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया, उसके लिए एक रास्ता तैयार किया और इसमें प्रशा ही सबसे लीड कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। देखिए अभी हमने देखा जालवेराइन से ट्रेड बढ़ रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुका है। तो देखते ही देखते जो जर्मनी है, जहाँ कोयले और इन सब के भंडार हैं, तो इसमें क्या हुआ, जालवेराइन शुल्क से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक प्रगति बढ़ी। वहाँ सूती वस्त्र जैसे यानी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ लगी, रेलवे जो है उसका निर्माण शुरू हुआ और उसका प्रसार हुआ और धीरे धीरे ये उद्योगों यानी जर्मनी जो ये राज्य है ये औद्योगिकरण राज्यों में शामिल होने लगे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस खूब अच्छी होने लगी। तो देखिए एक और जो प्रशा वो पूरे यूरोप में आगे निकल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है और दूसरी तरफ उसकी जो नेबरिंग कंट्री हैं जो पहले पावरफुल थे, जो इस पर प्रभाव जमाए हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, वो चूँकि मेटरनिक और ये उसके परिवर्तन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, हमने पढ़ा था, तो अपनी रूढ़िवादी नीतियों के चलते इनके यहाँ कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकटों में फंस गए। यानी प्रशा की शक्ति बढ़ रही है और ऑस्ट्रिया जो अब तक ज़्यादा शक्तिशाली बना हुआ था एक तरह से, उसकी शक्ति में ज़्यादा कोई वृद्धि नहीं है, इवन दो वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उसके बाद हम देखें बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क का योगदान तो बहुत उल्लेखनीय योगदान है, रिमार्केबल। तो जो प्रशा था, जर्मनी का एक राज्य जो सबसे शक्तिशाली था, उस प्रशा में 1861 में विलियम प्रथम जो हैं, जो 64 एज के थे, वो राजा बने। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो जो विलियम प्रथम थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्हें इंसानों को परखने की, उन्हें अच्छे कूटनीतिज्ञता का अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिस्मार्क को चांसलर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने देखा बिस्मार्क को पहले उन्होंने राजदूत बनाकर भेजा, वो रशिया गए, फ्रांस गए और इस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित किए। उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बिहेव करना है और देखते ही देखते इन्हें जो विलियम प्रथम हैं उन्होंने क्या किया, चांसलर नियुक्त कर दिया। जो बिस्मार्क हैं उनको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था कि किस तरह से वर्तमान में यानी उस समय प्रशा को पूरे यूरोप की राजनीति में आगे लाना है, शक्तिशाली बनाना है। वो बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे कि किस तरह की संधियाँ किन देशों से करके किन शक्तियों को कमज़ोर करना है और प्रशा की शक्ति बढ़ानी है। और जो ये विलियम बिस्मार्क थे उनका ये भी मानना था
कि उस समय की जो यूरोप की समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान हम बात करें उदारवादी विचारों से या बहुमत से या प्रस्ताव पारित करने से, इन जनमत से, इनसे इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ है रक्त और लोहे की नीति द्वारा। ये बिस्मार्क की पॉलिसी थी, रक्त और लोहे की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसका मतलब है कि इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन केवल और केवल सेना है। सेना के बल पर ही इन समस्याओं का सॉल्यूशन हल हो सकता है। जो बिस्मार्क हैं वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने प्रुशिया को मजबूत करने के लिए वहाँ की जो संसद थी डाइट, उसमें यानी उसके अपर एंड लोअर जो हाउसेस थे, उच्च सदन निम्न सदन, उनमें उन्होंने प्रुशिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें सेना की ज़रूरत थी, अच्छी सेना के लिए बजट की आवश्यकता है। तो सैन्य बजट उन्होंने पेश किया, लेकिन संसद के एक सदन ने उसको जो है पारित नहीं किया। लेकिन फिर भी जो बिस्मार्क है उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उस बजट को पारित करवाया और फाइनली अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बिस्मार्क हैं वो कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। बिस्मार्क को जर्मनी का फाउंडर कहा गया है, जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा गया है। इसी के साथ हम देखें दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों का योगदान मतलब द रोल ऑफ फिलोसफर्स, इंटेलेक्चुअल जो पीपल थे, बुद्धिजीवी विद्वान लोग थे, उनका क्या योगदान था। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और फ्रांस में आए जो नेपोलियन के प्रभाव थे, नेपोलियन के युद्धों से जो जर्मनी के असंख्य छोटे छोटे राज्य थे किस तरह से एक महासंघ 39 राज्यों के में बदल जाते हैं। यानी कहने का भाव फ्रांसीसी क्रांति के वैल्यूज़ जो हैं, मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और नेपोलियनिक जो युद्धों से प्रभाव आए, उन्होंने भी जर्मनी के लोगों में एकीकरण, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया, जन्म दिया और उसको और तीव्र और आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जर्मनी के जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स, उन्होंने भी इस चीज़ों को और अधिक प्रमोट किया। जैसे आप देख सकते हैं हीगल हैं, इमैनुअल कांट हैं, इस तरह से जो इनके दार्शनिक, इतिहासकार, कवि, लेखक थे, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। उन्होंने एक भावना भरी लोगों में कि जर्मन जाति सबसे बेस्ट मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, ताकि इनमें एक नैतिक जो मोरल सपोर्ट है, मोरल जो मोटिवेशन है वो डेवलप हो सके। साथ ही साथ एक संस्था थी बर्शेनशेफ्ट। ये बर्शेनशेफ्ट जो संस्था थी, इसने लोगों में बेसिकली जो न्याय, स्वतंत्रता और एकता जैसी भावनाएं हैं उनको लोगों में खूब प्रसारित किया, उनके प्रति लोगों को मोटिवेट किया। तो देखते देखते जो लोग हैं उनमें जागृति आने लगी और जर्मन जो राष्ट्र है उसके एकीकरण का रास्ता साफ होता चला गया। आइए हम देखते हैं, हम अपने चैप्टर में हमने पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं उनको थोड़ा सा मैं रेफरेंस देती हूँ। हमने देखा 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जर्मनी में। 1848 के बाद क्या हुआ, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका जनतंत्र और क्रांति से डिटैचमेंट, अलगाववाद होने लगा। यानी जो राष्ट्रवाद है वो जनता के जो अधिकार हैं, क्रांति है, उनसे थोड़ा अलग होने लगा। तो अलग तो होने लगा, लेकिन अब किसके क्लोज आया, अब ये जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव पावर्स हैं, मोनार्की और एरिस्टोक्रेट जो पीपल्स हैं, ये जो रूढ़िवादी जो लोग हैं, ये इनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को यूज़ करने लगे। किसकी राष्ट्रवादी भावनाएं, कॉमन पीपल की राष्ट्रवादी भावनाएं। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि ये जो स्टेट्स हैं ये अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यूरोप में उनकी पावर बढ़े, साथ ही साथ पूरे पावर कब बढ़ेगी, जब वो एक तरह से अपनी बिखरे हुए राज्यों को यूनिफाई कर सकेंगे और यूरोप में, पूरे यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकें। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जहाँ यूनिफिकेशन जनतंत्र और क्रांति के माध्यम से नहीं, बल्कि वहाँ की रूढ़िवादी ताकतें यानी राजा और सेना ने लोगों के नेशनलिस्ट फीलिंग को यूज़ किया और जर्मनी का और अपने देशों का यूनिफिकेशन किया। तो ऐसे दो एग्जाम्पल हैं, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, जो सेना के बल पर राजाओं के नेतृत्व में किया गया। तो आइए यहाँ हम जर्मनी के एकीकरण का ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 71 के बीच माना गया है। इस यूनिफिकेशन की कोशिश की गई थी 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के तौर पर, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस पार्लियामेंट में वहाँ के जो मिडिल क्लास जो थे, मध्यम वर्गीय लोग,
उनमें उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी भावनाएं जो उनमें खूब बलवती थी, खूब ज़्यादा थी, उनके द्वारा ये कोशिश की गई कि पूरे जर्मनी के जो बिखरे हुए राज्य हैं उनको यूनिफाई किया जाए, उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी पार्लियामेंट बनाई जाए और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका शासन चले और इसकी जिम्मेदारी किसी राजा को दी जाए। इसके लिए प्रशा के राजा को इन्वाइट किया था, लेकिन ये जो था ये प्रयास असफल रहा था, ये हमने पढ़ा। और जो प्रशा ने इस चीज़ को दबा दिया था अपनी सेना के, अपनी फौज के और साथ ही साथ जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उन सबके सपोर्ट से। क्यों? क्योंकि इस समय तक जो जितने भी राज्य थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई परिवर्तन आए या जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहे हैं उनके अधिकारों में कोई परिवर्तन आए। तो इस तरीके से जो फ्रैंकफर्ट संसद की जो कोशिश की थी जर्मनी के मध्यम वर्गीय लोगों ने जर्मनी को यूनिफाई करने की, वो एक तरह से फेल रही। उसके बाद हम देखें अब जर्मन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी कौन लेता है। अब जर्मन लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग को यूज़ करके जो जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है शक्तिशाली प्रशा, वो ये जिम्मेदारी लेता है, वो लीड करता है, नेतृत्व लेता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका थी इसके मंत्री जो भी हमने पीछे पढ़ा, ऑटो वान बिस्मार्क। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और इनकी नीति जो थी आयरन एंड ब्लड यानी रक्त और लोहे की नीति थी। तो आइए इसका यूनिफिकेशन जो है वो 3 चरणों में हुआ, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के यूनिफिकेशन के 3 फेजेस हैं। पहला चरण जो है जर्मनी ने डेनमार्क से युद्ध किया। तो देखिए जर्मनी मतलब प्रशा को हम यहाँ बात कर रहे हैं। डेनमार्क से युद्ध हुआ और उसके बाद गेस्टाइन की संधि हुई। हम आगे देखेंगे प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में किस तरह से संधि होती है। तो आपको ये नज़र आ रहा है शेल्सविंग और हॉलस्टाइन, ये प्रशा का जो उत्तरी हिस्सा है, इस पर डेनमार्क ने अपना प्रभाव जमा रखा था, ठीक है, जबकि ये डेनमार्क का हिस्सा नहीं थे। और क्या किया डेनमार्क ने, ये शेल्सविंग और हॉलस्टाइन, डेनमार्क ने 1863 आते आते इसको विलय कर लिया, अपने शासन का, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन ये बात एकदम अगेंस्ट थी, किसके, कौन से नियम के खिलाफ थी? 1852 में एक लंदन सम्मेलन हुआ था जिसमें ये सख्त मना किया गया था कि डेनमार्क इन्हें अपने अंदर शामिल नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को इग्नोर करके डेनमार्क ने 1863 में इनको अपने राज्य में विलय कर लिया। अब विलय कर लिया तो ये जो बिस्मार्क था इसको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया अब प्रशा की शक्ति को आगे बढ़ाने का। तो इसने क्या किया, इसने 1864 में जो प्रशा है, जो इसका, ये देखिए ऑस्ट्रिया जो है, प्रशा ने ऑस्ट्रिया जो उसका पड़ोसी देश है उसके साथ मिलकर एक समझौता किया कि क्यों ना हम मिलकर ये जो शेल्सविंग और हॉलस्टाइन पे जो डेनमार्क ने अधिकार किया है उसको हम उसके अगेंस्ट हम एक मोर्चा बनाएं। तो जो ऑस्ट्रिया है वो तैयार हो गया। अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क ने मिलकर, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने यानी प्रशा ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। हराने के बाद एक समझौता हुआ, गेस्टाइन समझौता। इस गेस्टाइन समझौता, ये बेसिकली इसमें मेन रोल प्रशा और ऑस्ट्रिया का ही था गेस्टाइन समझौते में। इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को हॉस्टाइन दे दिया गया। हॉस्टाइन, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है हॉस्टाइन, ये प्रशा को दे दिया, उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और जो दूसरा था, देखिए ये बिस्मार्क की बहुत बड़ी चाल थी, आप समझिए, ये जो अकेला हॉस्टाइन है ये दे दिया ऑस्ट्रिया को और ऊपर वाला जो शेल्सविंग है वो ले लिया प्रशा ने। और हॉलस्टाइन दिया और बदले में जो ऑस्ट्रिया है उसने लावेनबर्ग जो है वो प्रशा को बेच दिया। साथ ही साथ कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने के भी उनको राइट दे दिया। यानी गेस्टाइन का समझौता ना, इतिहासकार कहते हैं कि बिस्मार्क की सबसे बड़ी जो कूटनीतिक विजय थी, यहाँ उसने ऑस्ट्रिया को एक तरह से फंसा लिया। ये ऑस्ट्रिया की भूल थी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखिए। यहाँ सिर्फ एक आपको एक चीज़ बताइए सिंपल सी, कि जो जर्मनी के जो उत्तरी 2 प्रदेश हैं शेल्सविंग हॉलस्टाइन, इस पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया और डेनमार्क को 1852 के रूल को डेनमार्क ने तोड़ दिया लंदन सम्मेलन का। तो इसके खिलाफ ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ क्या किया, युद्ध किया और उसके बाद इन दोनों को आपस में बांट लिया। हॉलस्टाइन दे दिया ऑस्ट्रिया को और शेल्सविंग ले लिया प्रशा ने। और इस हॉलस्टाइन जो है, इस ये देने के साथ ही बिस्मार्क ने अपना एक कूटनीतिक चाल खेल ली।
जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब हम दूसरा चरण देखते हैं। ये आपको पूरा मैप दिखाई दे रहा है जर्मनी का, इसको आप देखिए गौर से, समझिए। आगे देखिए दूसरा चरण जो है, अब दूसरा चरण क्या है, अब प्रशा जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया इसके जर्मन जो राज्य है उन्हें बड़ा हस्तक्षेप कर रहा था। वो इस समय एक शक्ति भी थी और प्रशा बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो, इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो या ऑस्ट्रिया कभी जर्मनी के लिए खतरा बने। तो ऑस्ट्रिया को समझना कि उसके साथ अकेले युद्ध करें, किस तरह से करें, कहीं कोई बाकी जो यूरोप की शक्तियाँ वो ऑस्ट्रिया की मदद ना कर दें। तो इन सब को समझने के लिए बिस्मार्क ने बहुत कूटनीतिक चालें चली। बिस्मार्क ने डेनमार्क के खिलाफ क्यों युद्ध किया, अकेले भी कर सकता था, लेकिन उसने ऑस्ट्रिया को साथ क्यों लिया, क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि अब उसकी आर्मी जो है उसका कितना पोटेंशियल है। साथ ही साथ वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेके अपनी शक्ति को भी थोड़ा सा एक समीकरण बनाना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की सहानुभूति अनावश्यक रूप से ऑस्ट्रिया के साथ ना चली जाए, या उसका ये भी मानना था कि कहीं वो डेनमार्क पे जब अटैक करे तो कहीं ऑस्ट्रिया जो है वो उसके खिलाफ ना चला जाए। तो इस तरह से बहुत सारे उसने माइंड में समीकरण बना रखे थे। तो आइए हम देखते हैं कि जो बिस्मार्क था, मैंने आपको बताया कि उसने कूटनीतिक चाल शुरू कर दी, वो उसका पहला कदम था। अब देखिए उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और उसने पूरे यूरोप में ऑस्ट्रिया को एकाकी कर दिया, अलग थलग, आइसोलेट। इस तरह की नीति बनाई कि जब कभी प्रशा ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करे तो यूरोप का कोई देश ऑस्ट्रिया की मदद ना करे। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया को जीतना प्रशा के लिए आसान हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ, पूरा जो यूरोप का जो माहौल है एक तरह से वो हम कहें बिस्मार्क ने अपने अनुकूल तैयार कर लिया। जैसे इटली का एकीकरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो इटली है, इटली भी इस समय अपने यूनिफिकेशन के टाइम से गुजर रहा था और जो ऑस्ट्रिया है वो उसका भी बहुत बड़ा शत्रु था। तो इस तरह से प्रशा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया से एक समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि भाई तुम ऑस्ट्रिया की तो मदद नहीं करोगे, ऑस्ट्रिया के खिलाफ तुम हमारी मदद करोगे। जब आप मानचित्र में देखिए कि इधर नीचे आपको इटली नज़र आएगा और ये ऑस्ट्रिया है और ये प्रशा है। तो ये बात की कि जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हो तो प्रशा इधर से करेगा, इटली इधर से करेगा। दोनों मोर्चों में ऑस्ट्रिया को हम परेशान करेंगे ताकि हम उसे परास्त कर सकें, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी था, ये एक दोनों का साझा शत्रु था, दोनों के लिए दिक्कत कर रहा था। और बदले में क्या कहा प्रशा ने कि आपको जो सर्डिनिया, जिस पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर रखा है, मतलब जो सर्डिनिया, एक्चुअली आप समझिए कि जिस तरह से जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था प्रशा, उसने संभाली, वैसे ही इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें जो सबसे शक्तिशाली था सर्डिनिया, उसने संभाली। तो उस समय इटली नहीं बना था, उस समय सर्डिनिया हम बात करें, या कहीं हम इटली बोल भी रहे हैं तो उसका मतलब सर्डिनिया ही है, कहीं हम जर्मनी बोल भी रहे हैं तो उसका मतलब प्रशा है। ओके, तो जो प्रशा है उसने एक तरह से इटली कहते हैं या हम कहते हैं सर्डिनिया से समझौता किया। क्या समझौता किया कि जब कभी प्रशा ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करता है तो इटली उसकी मदद करे और बदले में इटली को वेनेशिया जो उसका क्षेत्र है जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है वो इटली को वापस दिला दिया जाएगा। तो ये उसने इस तरह से इटली को अपने पक्ष में किया। दूसरा हम देखें, फ्रांस की और भी शक्तियाँ थी, यूरोप की और शक्तियाँ थी जिनमें एक फ्रांस था। फ्रांस को उसने तटस्थ रहने के लिए, निष्पक्ष, कि तुम किसी में इंटरफेयर मत करो, हमारी मदद मत करो, लेकिन जब कभी मैं यानी प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करता हूँ तो तुम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, ना प्रशा की मदद ना मेरी। और इसके बदले में उसने गोलमोल सी बात की कि राइन जो क्षेत्र है उस पर तुम्हारा वो तुम्हें दे दिया जाएगा, यानी इस तरह से ज़्यादा कुछ क्लियर भी नहीं किया। अच्छा, फ्रांस क्या था, फ्रांस जो था वो ये सोच रहा था कि दोनों शक्तियाँ आपस में लड़के कमज़ोर हो जाएं, उसके बाद फ्रांस जो है वो अपनी शक्ति यूरोप में बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये एक समीकरण हो गया। तीसरा हम देखिए इंग्लैंड। जो इंग्लैंड था उसकी ये नीति थी कि वो जो ये यूरोप के जो राज्य हैं इनमें जो भी मामला चल रहा है उसने ये नीति फॉलो की कि मुझे इनमें इंटरफेयर नहीं करना, मुझे अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है। इसी के साथ हम बात करें पड़ोस में रूस, तो जो रूस है, रूस जो है वो पोलैंड पे अपना अधिकार एक तरह से बनाया हुआ था
और पोलैंड में जो विद्रोह था, प्रशा ने पोलैंड में विद्रोह को मदद की। तो इस तरह से एक तरह से उसने रूस को सपोर्ट की, क्योंकि प्रशा नहीं चाहता था उसकी सीमा के साथ ही कोई इस तरह से शक्तिशाली राष्ट्र हो जो उसको फ्यूचर में खतरा बन जाए। तो इसके लिए उसने रूस का सपोर्ट किया था कि रूस के प्रभाव से जो पोलैंड है वो ऐसे विखंडित चलता रहे, और इस तरह से उसने रूस को मित्र भी बना लिया। ओके, अब देखिए जो हॉलस्टाइन था, हॉलस्टाइन, उस हॉलस्टाइन में बिस्मार्क ने यानी प्रशा ने और ऑस्ट्रिया ने दोनों ने अपने अपने जो समर्थक ग्रुप हैं, यानी बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, आपको मैं बता दूं हॉलस्टाइन और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ जर्मन बहुल जनसंख्या थी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अधिकांश जो लोग हैं वो जर्मन थे मतलब, और उनकी इमोशंस जर्मनी के साथ जुड़ी हुई थी कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है या जर्मन जो लोग हैं वो कोई राष्ट्रवादी बातें करते तो उनकी पूरी फीलिंग उनके साथ जाती है, वो इनके साथ शामिल होंगे। वो डेनमार्क के साथ उनकी फीलिंग्स नहीं थी। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन जो जर्मन लोग कर रहे थे वहाँ के, उसमें बिस्मार्क ने हेल्प की, और इसी तरह से ऑस्ट्रिया ने भी अपने समर्थक जो आंदोलन शुरू हो रहे थे उनको गुप्त रूप से समर्थन दिया। यानी कहने का भाव, दोनों ही जो देश हैं, देश क्या कहेंगे हम, ऑस्ट्रिया और प्रशा, दोनों ने ही हॉलस्टाइन में अपना अपना गेम खेलना शुरू किया, और फाइनली क्या हुआ, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। 1866 में वहाँ युद्ध हुआ और सेडोवा कोनिग्रास का युद्ध हुआ, जिसमें जो ऑस्ट्रिया है वो हारा और प्रशा को जीत मिली। अब देखिए यहाँ जो प्रशा है उसने फिर समझदारी दिखाई, उसने ऑस्ट्रिया के साथ बहुत ज़्यादा कोई कठोरतापूर्वक अपमानजनक बिहेवियर नहीं किया। अगर ऐसा करता तो हो सकता है यूरोप के इंटरनेशनल जो मंच है उसके ऊपर किसी भी और देश की सिंपैथी ऑस्ट्रिया के साथ आ जाती, तो और ऑस्ट्रिया हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए खतरा बन जाता। तो यहाँ ऑस्ट्रिया को उसने जितना ज़रूरी था बस उसी हिसाब से डील किया। तो प्राग की संधि की, और प्राग संधि के तहत जो प्रशा है, प्रशा ने उसको हॉलस्टाइन जो प्रदेश था जो उसने पहले ऑस्ट्रिया को दे दिया था कूटनीतिक तरीके से, वो इसने वापस ले लिया, और इसने प्रशा ने एक जर्मन उत्तरी जो परिसंघ है, नॉर्दर्न जो है उनको मिलाकर एक उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया, लेकिन उसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं कहा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त रहना चाहता था, इसने ऑस्ट्रिया को किनारे करना था, जर्मनी में इसके प्रभाव को इसने नहीं लाना था। अब देखिए तीसरी इसके लिए जो शक्ति थी वो थी फ्रांस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। अब आपको ध्यान होगा इसने फ्रांस से वादा किया था कि अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो राइन का क्षेत्र तुम्हें दे दिया जाएगा। तो हम वही देखने जा रहे हैं, तीसरा चरण फ्रैंको पर्शियन, फ्रैंक यानी फ्रांस और पर्शिया का युद्ध और फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रांस जो है वो उम्मीद कर रहा था कि उसे राइन का क्षेत्र मिलेगा, और इस तरह से वो आगे आगे करके अपना विस्तार करके जर्मनी का जो सीमाएं हैं वहाँ तक अंदर पूरा अपना विस्तार करेगा, यूरोप में अपना प्रभाव जमाएगा। लेकिन बिस्मार्क ने ये वादा पूरा ही नहीं किया, उसे ये राइन क्षेत्र नहीं दिया। अब क्या हुआ, एक तरफ तो जो प्रशा है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो फ्रांस है उसकी इमेज जो है उसको बहुत धक्का लगा, और वहाँ जो नेपोलियन थर्ड था वहाँ का राजा, उसको भी ये लग रहा था कि मेरे तो इमेज पे बहुत बड़ा धक्का लग गया, तो अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। उसने डिमांड की नेपोलियन ने कि उसे लग्जमबर्ग का जो एरिया है वो उसे दे दिया जाए, वो खरीदना चाहता था, बट बिस्मार्क ने मना कर दिया। यानी इस तरह से वो अब फ्रांस को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो एक तो ये मुद्दा था फ्रांस और प्रशा के बीच। दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था स्पेन जो है वहाँ की पब्लिक ने वहाँ के जो शासक है उसको हटा दिया, और अब वहाँ राजा बनाने के लिए जो गुट हैं उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो जो फ्रांस है वो अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है, उसका ये मानना है कि स्पेन की गद्दी पर फ्रांस का समर्थक राजा ही बने, लेकिन इधर जो प्रशा है वो अपना समर्थक बैठाना चाहता है। तो इस तरह से दोनों में विवाद हो गया। जुलाई 1870 में क्या हुआ, फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध शुरू हो गया। नेचुरल है फ्रांस की हार हुई, और 1870 में एक सबसे निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें जो प्रशा है उसने फ्रांस को हरा दिया। प्रशा का जो सेनापति है वान मोल्टेक, उसने फ्रांस की सेना को पूर्ण रूप से हरा दिया। एक निर्णायक युद्ध हुआ ये, और इसमें नेपोलियन थर्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही एक फ्रैंकफर्ट की संधि होती है
जिसके तहत फ्रांस को मेज, स्ट्रामबर्ग, अल्सास, लॉरेन जो प्रदेश हैं वो अपने प्रदेश उसे जर्मनी यानी प्रशा को देने पड़े। एक तरह से जर्मनी को ही देने पड़े क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन चल रहा है। और फ्रांस को 20 जो करोड़ पाउंड रुपए हैं वो भी मुआवजे के तौर पे क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी को चुकाने पड़े। यानी इस तरह से फ्रांस की काफ़ी हार हुई। तो इतिहासकार कहते हैं, आप आइए पीछे के जो हमारी स्लाइड्स हैं, हमने बात की कि किस तरह से औद्योगिकरण, जाल्वे राइन, बिस्मार्क की रक्त व लोहे की नीति और वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कैसे अपने विचारों से लोगों को मोटिवेट किया। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो कोयला और लोहा यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, औद्योगिक प्रगति है जर्मनी की, साथ ही साथ वहाँ के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो अपनी कलम से लिखा, और इसके अलावा जो बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति है कि अपनी ताकत के बल पे यूनिफिकेशन, इन तीनों का कलेक्टिव रिजल्ट ही था जर्मनी का एकीकरण। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना उन्होंने बिस्मार्क की दृढ़ निश्चय शक्ति, किस तरह से उन्होंने अपने कूटनीतिकता, अपने एक जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं, अपने एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के चलते अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की जो भी इक्वेशंस चल रही हैं कि किस देश के साथ किस तरह की कूटनीतिक चालें चली जाएं, कौन से देश की शक्ति बढ़ रही है उसे कैसे अलग थलग किया जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए, प्रेशा को कैसे लॉन्च किया जाए, इन सब तरह की कूटनीतिक में जो बिस्मार्क हैं वो माहिर थे। तो इसीलिए उन्हें कहा गया है बिस्मार्क को जो जर्मनी है उसका जनक। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और उसकी जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स, उसकी मदद से 7 वर्षों में, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे में 7 वर्ष लगे। इन 7 वर्षों में उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े। 7 वर्षों में 3 देशों के साथ 3 युद्ध लड़े और उसमें जीत हासिल की। और फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो फ्रांस से अल्सेस लॉरेन, डेनमार्क से सेल्सविंग, ऑस्ट्रिया से हनोवर, फ्रैंकफर्ट, लैक्समबर्ग जैसे इलाके हासिल किए और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जनवरी 1871 में वर्साई के जो मिरर पैलेस है, शीश महल, वहाँ एक सभा बुलाई गई और वो जो सभा थी वहाँ जर्मन राज्य जो थे, जो छोटे छोटे जर्मन राज्य थे, उनके जितने भी राजकुमार और सेना के जो प्रतिनिधि थे वो सब, यानी मीटिंग जो बुलाई गई उसमें जितने भी जर्मन राज्य थे, उनके राज प्रमुख, उनके सेना प्रमुख, वो साथ ही साथ बिस्मार्क, ये सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बिस्मार्क तो उसका मेन था। और यहाँ प्रशा का जो राजा था विलियम प्रथम, उसे एकीकृत जर्मनी का राजा घोषित कर दिया। ये जो यूनिफाइड जर्मनी था उसका राजा घोषित कर दिया और नया जो जर्मन था, नए जर्मन राज्य की घोषणा कर दी कि यस, ये जो पूरा इलाका है जो आप देख पा रहे हैं, एक तरह से ये पूरा आधुनिक जो जर्मनी है उसका निर्माण हो गया। इस नए जर्मनी में क्या क्या किया गया? करेंसी यानी मुद्रा, बैंकिंग, लॉ एंड जस्टिस, इन सब में आधुनिकता, इन सब में चेंजेस किए गए, इनका आधुनिकीकरण किया गया, मॉडर्नाइजेशन। और इतिहासकार कहते हैं कि जर्मनी का जो राष्ट्र निर्माण है, जर्मनी जो देश बना, उस पूरे प्रोसेस में प्रशा राज्य की शक्ति यानी प्रशा राज्य जो है उसी की पावर रिफ्लेक्ट होती है कि प्रशा के कारण, उसकी शक्ति के कारण, बिस्मार्क की नीतियों के कारण ही ये जो है यूनिफिकेशन हुआ। यानी प्रशा इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि उसी ने एकीकरण कंप्लीट किया था। तो अब बताया कि प्रशा के द्वारा उठाया गया कोई भी कदम, कोई भी स्टेप जर्मनी के जो बाकी जो राज्य थे उनके लिए अब एक मॉडल बन जाती थी। क्यों? क्योंकि प्रशा ने ही जाल्वे राइन शुल्क बनाया, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस दी। प्रशा के कारण ही विदेशी शक्तियों से मुक्त हो पाया और प्रशा के कारण ही जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हो सका। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इसकी नई नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो।